हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें टॉपिक 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की ये आखिरी वीडियो है, जिसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेशन को एडिशन के रूप में यूज़ करना। इसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने पिछली वीडियो में भी की थी, जिसके अंदर हमने एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए उस किसी भी टेढ़े मेढ़े एरिया को पतले पतले रेक्टेंगल्स में तोड़ दिया था। और इनफाइनाइट टेंडिंग टू इनफाइनाइट नंबर जब हो जाता है रेक्टेंगल्स का, तो रेक्टेंगल्स के एरिया के सम को ही हमने इंटीग्रेशन का नाम दे दिया था। तो उसी तरह से हम रेक्टेंगल्स के एरिया के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंटीग्रेशन की मदद से हम एडिशन कर सकते हैं, जैसे मास ऐड करना है या एरिया ऐड करना है, वॉल्यूम ऐड करनी है, चार्ज ऐड करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई भी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ इलस्ट्रेशंस लूँगा जो कुछ फॉर्मूले तुम्हें पहले भी पता होंगे, उन्हीं को प्रूव करने के बेसिक इलस्ट्रेशंस। जैसे पहला सवाल है, प्रूव दैट एरिया ऑफ अ सर्कल इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आज उसको प्रूव करने की बारी है कि क्यों एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड पाई इज डिफाइंड एज, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी तरह का सर्कल हो, छोटा बड़ा, पाई की डेफिनेशन क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, जो सभी सर्कल्स के लिए एक ही है, लगभग 3.14। तो पाई की इस डेफिनेशन की मदद से एरिया ऑफ अ सर्कल हमें डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं। आर रेडियस का एक सर्कल कंसीडर किया। इस आर रेडियस के सर्कल में सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक सर्कल और कंसीडर किया। अब इस एक्स में हल्का सा चेंज किया dx का, और एक और सर्कल कंसीडर किया। देखो, मेन जो अपना सर्कल है वो तो ये ब्लैक वाला सर्कल है जो आर रेडियस का है, जिसका हमें एरिया निकालना है। अब मैं कर क्या रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये सर्कल पतली पतली रिंग्स से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर जैसे ये रेड कलर की एक रिंग बनाई है, जिसको शेड भी कर देता हूं मैं। इस रेड कलर की जो ये रिंग बनी है, इसकी थिकनेस है dx, और इसको शेड कर देता हूं। तो ये वाली जो रिंग है, ऐसी ऐसी पतली पतली रिंग्स से मिलके ये पूरा सर्कल बना है। पहली ऐसी पतली सी रिंग जो है वो सेंटर के आसपास यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगी, और आखिरी ऐसी रिंग जो है वो x इक्वल टू आर पे आ जाएगी। बिल्कुल आउटर में यहाँ पे एक रिंग बनेगी जो वो x इक्वल टू आर पे। तो मैं इमेजिन क्या कर रहा हूँ कि एक सर्कल dx थिकनेस की पतले पतले रिंग्स से मिलके बना है। अब अगर मुझे ये शेडेड एरिया मिल जाए, ये dx थिकनेस के अंदर जो मैंने एरिया शेड किया है, अगर मुझे ये एरिया DA बोल देते हैं इसे, ये एरिया मिल जाए, तो इस एरिया को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा या ऐड कर दूंगा कहां से कहां तक? x इक्वल टू 0 पे ये पहला एरिया ऐसा स्टार्ट हुआ था, और x इक्वल टू r तक ये जाएगा। तो ये DA एरिया मुझे x और dx की टर्म्स में चाहिए, और जिसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं फ्रॉम 0 x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट पे रहेगा x इक्वल टू 0, और अपर लिमिट पे रहेगा x इक्वल टू कैपिटल आर। तो अब ये एरिया कितना होगा, ये हम पहले भी एक बार एक वीडियो में यूज कर चुके हैं इस चीज को। उसको समझने के लिए क्या क्या करना है अपने को, यहां से मन ही मन इसको यहां से कट कर दो। देखो, कहीं भी एक पॉइंट से इस पतली सी रिंग को कट कर दो, तो ये खुलने के बाद क्या बन जाएगी? एक रेक्टेंगल बन जाएगी। उस रेक्टेंगल की टोटल लेंथ क्या होगी? उस रेक्टेंगल की टोटल लेंथ होगी इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, दैट इज 2πx। और इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या है? दैट इज dx। ये तो हमने कंसीडर किया ही है। तो इस ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया की लेंथ है 2πx एंड विड्थ है dx। तो 2πx इंटू dx इसका एरिया हो गया। ऐसे पतले पतले एरियाज से मिलके पूरा सर्कल बना है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2πx dx फ्रॉम ऐसा पहला रीजन, पहला ऐसा रिंग x इक्वल टू 0 पे, आखिरी ऐसी रिंग x इक्वल टू r पे। तो दिस इज अवर आंसर। 2πx में से 2π इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। x की इंटीग्रेशन जानते हैं अपन, x स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट पे 0, अपर लिमिट पे कैपिटल R। तो आंसर इज पाई आर स्क्वायर। दिख रहा होगा, 2 एंड 2 कैंसिल, x की अपर लिमिट पे r आ गया, तो r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज नथिंग बट r स्क्वायर। तो हेंस प्रूव्ड एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल देखो,
प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, अगेन बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने कोन की वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, वेयर आर इज द बेस रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ कोन। इसकी वॉल्यूम प्रूव करनी है कि 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच क्यों होती है। तो सबसे पहले एक कोन कंसीडर किया जिसका बेस रेडियस है आर, हाइट है एच। अब ये कोन को किस तरह से कंसीडर करेंगे, इसमें देखो ऐसे इमेजिन करो कि ये पतली पतली बहुत सारी डिस्क से मिलके बना हुआ है। सबसे नीचे कोन के बेस पे एक आर रेडियस की डिस्क रखी हुई है, थोड़ा सा ऊपर गए तो थोड़ा सा और कम रेडियस की डिस्क है, और ऊपर गए और कम रेडियस की डिस्क, बिल्कुल टॉप पे टेंडिंग टू जीरो रेडियस की एक पॉइंट शेप्ड डिस्क है। तो एक डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क के ऊपर छोटी डिस्क रखते जाएंगे तो एक कोन शेप बनाई जा सकती है। तो दैट इज मतलब एलिमेंट हमें किस शेप का लेना है वो हमें दिमाग लगाना पड़ता है, और उस एलिमेंट के लिए हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे एंड देन पूरी बॉडी के लिए इंटीग्रेट या ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी, तो पहले मुझे एलिमेंट डिसाइड करना होगा कि किस शेप का एलिमेंट लेना है। उस एलिमेंट की वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा जिसको डीवी लिख दूंगा, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट होगा तो छोटी सी वॉल्यूम होगी डीवी, और उस डीवी को इंटीग्रेट करने पर पूरी कोन की वॉल्यूम आ जाएगी। तो एलिमेंट पिक करने का तरीका क्या है, मैं ऊपर वाले कॉर्नर से एलिमेंट पिक कर रहा हूं। ऊपर वाले कॉर्नर से x डिस्टेंस पे मैंने एक डिस्क बनाई पतली सी, ठीक है। x में हल्का सा चेंज किया dx का, तो एक और डिस्क आ गई मेरे पास। इन दोनों डिस्क्स के बीच में ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन की वॉल्यूम अगर मुझे मिल जाए dv, तो ऐसे पतले पतले डीवी डीवी वॉल्यूम से मिलके ही ये पूरा कोन बना है ना। तो ये डीवी अगर मुझे x और dx की टर्म्स में मिल जाए तो मैं लिमिट लगा दूंगा, x इक्वल टू 0 पे पहली ऐसी डिस्क है और x इक्वल टू r पे आखिरी ऐसी डिस्क है। 0 से r उसको इंटीग्रेट करने पे पूरे कोन की वॉल्यूम डिराइव की जा सकती है। तो सबसे पहले मुझे ये डीवी वॉल्यूम निकालनी है। x एंड x प्लस डी एक्स डिस्टेंस के बीच में जो वॉल्यूम कैप्चर हो रखी है वो कितनी है। तो हम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये dx बहुत ही छोटा सा है, तो ये जो रीजन है ये एक सिलेंडर है, ये रीजन एक सिलेंडर जैसा है, ये रीजन एक सिलेंडर जैसा है। इस सिलेंडर की हाइट मुझे पता है dx, अगर मुझे इसका रेडियस और मिल जाए तो मैं सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकता हूं इस रीजन के लिए। मैं पूरे कोन को सिलेंडर नहीं बोल रहा हूं, बट मैं dx थिकनेस के इस रीजन को तो सिलेंडर बोल ही सकता हूं, क्योंकि इस dx थिकनेस के लिए ये जो स्लांट हाइट है ये मैटर नहीं करेगी इतनी, क्योंकि dx है, dx तुम्हें जानते हो बिल्कुल थिन हेयर लाइन जितना डिस्टेंस है। तो थिन हेयर लाइन के अंदर ये स्लांट रीजन भी नेग्लेक्ट हो जाएगा और इन दोनों डिस्क्स के बीच की वॉल्यूम हमें मिल जाएगी। तो सिलेंडर मानते हुए इसको देखें तो रेडियस चाहिए ताकि मैं सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगा सकूं। तो रेडियस निकालने के लिए देखो ये मान लेते हैं कुछ आर रेडियस है इसका, इस पतले से सिलेंडर का स्मॉल आर रेडियस मान लिया। अब स्मॉल आर की वैल्यू कैसे निकालें, अब स्मॉल आर तो सभी डिस्क के लिए अलग अलग होगा। सोच के देखो यहाँ पे स्मॉल आर कुछ और है, टॉप पे होता तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती, बिल्कुल नीचे होता तो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर होता। तो मुझे एक जनरल स्मॉल आर चाहिए, तो स्मॉल आर कैसे निकालूंगा, सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज कर रहा हूं। ये वाला स्मॉल आर अपॉन ये वाली हाइट x, स्मॉल आर अपॉन x जो है वो कैपिटल आर अपॉन कैपिटल एच के बराबर है। मतलब एक तो मैंने ये वाला छोटा ट्राइंगल कंसीडर कर लिया और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, साइड्स की रेशो को इक्वेट कर दिया। तो यहां से मेरे पास स्मॉल आर मुझे पता है। अच्छा, मेरे को रेडियस भी पता है x की टर्म्स में, और x तो अपना वेरिएबल था ही, हेंस अब मैं dv को लिखने वाला हूं x की टर्म्स में। ये जो एलिमेंट की वॉल्यूम है ये बन रही है पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर की वैल्यू डाल देता हूं मैं, स्मॉल आर इज आर इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल आर इंटू एक्स अपॉन एच, इंटू इंटू इसकी हाइट, इस पतले से एलिमेंट की हाइट है dx। तो इस छोटे से एलिमेंट की वॉल्यूम मिल गई पाई इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर, ये स्मॉल आर है, पाई इंटू इसके रेडियस का स्क्वायर इंटू इसकी हाइट। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी वॉल्यूम से मिलके ये कोन बना हुआ है, तो पूरे कोन की वॉल्यूम हो गई v टोटल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन, इस पूरी चीज की इंटीग्रेशन। पहली ऐसी डिस्क कहां बनेगी, x इक्वल टू 0 पे, आखिरी ऐसी डिस्क बनेगी x इक्वल टू h पे। सोच के देख लो, x इक्वल टू 0 पे यहां एक पतली सी डिस्क बनेगी, x इक्वल टू h पे आखिरी डिस्क यहां बनेगी नीचे। तो 0 से कैपिटल H
कांस्टेंट चीज़ों को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 की लिमिट्स लगने के बाद वो बन गया एच क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3. दिस इज अवर आंसर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो मतलब कोन की वॉल्यूम को डिराइव करने का और कोई मेथड नहीं है, एरिया ऑफ अ सर्कल डिराइव करने का और कोई मेथड नहीं है. इन फॉर्मूलों को हमने रट पहले से रखा है, डिराइव क्लास 11th में जाके ये हो रहे हैं बेसिक मैथ्स चैप्टर के अंदर. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, हेंस प्रूव्ड. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा of a wire is changing with distance x from one of its end as कुछ फंक्शन दे रखा है. अभी एक तो लैम्डा क्या होता है, ये लीनियर मास डेंसिटी क्या चीज़ है. देखो डेंसिटी शब्द सबने सुना है, डेंसिटी को अभी तक कैसे जानते हो, तो मास अपॉन वॉल्यूम करके जानते हो. तो अपन डेंसिटी को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं. जैसे अगर किसी पेन की डेंसिटी या किसी वायर की डेंसिटी नापनी है तो उसको हम मास अपॉन वॉल्यूम की जगह मास अपॉन लेंथ करके उसकी डेंसिटी बोल देते हैं. मास अपॉन लेंथ को हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी. अगर कोई चीज़, कोई प्लेट है मान लो, या एक डिस्क है, या एक स्क्वायर प्लेट है, तो ऐसी टू डायमेंशनल चीज़ों की डेंसिटी को हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी. तो सरफेस मास डेंसिटी का मतलब टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, क्योंकि पूरा का पूरा मास एरिया में बिछा हुआ है, इसलिए एक नई टर्म बना दी, मास अपॉन एरिया या मास पर यूनिट एरिया. ऐसे ही थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी भी बोला जाता है. तो जो जिस चीज़ से तुम अच्छे से वाकिफ हो. तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है, एक पतली सी वायर है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया से हमें कोई मतलब नहीं है, लेंथ से हमें मतलब है. उस लेंथ की लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नाम की चीज़, मास पर यूनिट लेंथ नाम की चीज़ उस डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है फ्रॉम इट्स एंड. अगर मान लो ये वेरी नहीं कर रही होती तो क्या बोलते हैं हम, मास पर यूनिट लेंथ को या लीनियर मास डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देने पे मास निकल के आ जाता. लेकिन बदले जा रही है डेंसिटी तो क्या होगा, अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग मटेरियल यूज हो रखा होगा, ये मतलब है इसका. जिसमें ये कुछ इस फंक्शन के अंदर लैम्डा नॉट कुछ कांस्टेंट है, और ये जो एल सिंबल यूज्ड है, ये एल सिंबल इज द लेंथ ऑफ द वायर. बताना क्या है, टोटल मास ऑफ द वायर बताना है, और एवरेज डेंसिटी कितनी है उसकी वो बतानी है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले एक वायर कंसीडर की मान लेते हैं, ये ए बी नाम की अपने पास एक वायर है. इस ए बी वायर के अंदर किसी एक किनारे से, वन ऑफ इट्स एंड से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, मान लेते हैं ए नाम के पॉइंट से यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट है dx लेंथ का. जैसे अपन अभी कर रहे थे, देखो सर्कल के अंदर अपन ने क्या किया था, सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की एक रिंग कंसीडर करी थी, एलिमेंट उसे कंसीडर किया था. कोन के अंदर हमने क्या किया था, कॉर्नर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की एक पतली सी डिस्क कंसीडर की थी, या एक पतला सा सिलेंडर कंसीडर किया था जिसकी वॉल्यूम हमने निकाली. ऐसे लीनियर एलिमेंट में क्या करना होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करना है, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का, या x में हल्का सा चेंज किया dx का, x में हल्का सा चेंज किया. ये ध्यान रखना, जब जिस डायरेक्शन में तुम x को नाप रहे होते हो उसी डायरेक्शन में dx को भी नापना है. तो मैं लेफ्ट से राइट जाता हुआ x पे आ रहा हूँ, dx को भी फर्दर राइट में लेके गया, तो एक एलिमेंट मेरे पास कैप्चर हो गया, ये वाला एलिमेंट. यहाँ एक स्ट्रेट लाइन का छोटा सा टुकड़ा है, dx इज वेरी स्मॉल लेंथ. अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट की डेंसिटी हमें दे रखी है, x डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है उसकी डेंसिटी है ये, कुछ अजीब सा फंक्शन. मतलब क्या हुआ इसका, इसमें अगर मैं x को 0 डाल दूं, x को 0 डाल के देखो तो क्या बन गया, 1 + 0 बन गया. मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट हो गया. x इक्वल टू 0 डालने का मतलब क्या है, a पॉइंट पे ही हम रहे, a पॉइंट पे जो मटेरियल यूज हो रखा है उसकी डेंसिटी है लैम्डा नॉट. अगर मैं x इक्वल टू एल डाल दूं, x इक्वल टू एल का मतलब डायग्राम में कहां पहुंच गए, x इक्वल टू एल का मतलब डायग्राम पे b पॉइंट पे पहुंच गए. तो x इक्वल टू एल डालने पे ये 1 + l² बन रहा है, दैट इज 2. 2 लैम्डा नॉट की डेंसिटी है b पॉइंट की. मतलब a पॉइंट पे जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी डेंसिटी लैम्डा नॉट है, कम है. b पॉइंट पे जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी डेंसिटी 2 लैम्डा नॉट है, ज्यादा है. और a से b जाते वक्त हर पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटी है, लैम्डा नॉट से बढ़ती हुई 2 लैम्डा नॉट तक, और उसके बढ़ने का जो फंक्शन है वो हमें गिवन है कुछ इस तरह का.
हमें बताना है अलग अलग डेंसिटीज से मिलके बनी हुई इस वायर की का मास कितना है। तो थॉट प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एक एलिमेंट मैं ऑलरेडी पिक कर चुका हूं, इस एलिमेंट का मास dm मैं निकालूंगा और इस dm को इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। तो ए पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ए पार्ट के लिए टोटल मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm। dm क्या है, इस छोटे से एलिमेंट का मास। अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी कितनी है इसका, अब क्योंकि ये तो x डिस्टेंस पे है ए पॉइंट से डायरेक्टली, ये x डिस्टेंस का तो मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी हमें गिवन ही है। तो x डिस्टेंस पे लीनियर मास डेंसिटी है दिस, ये कुछ फंक्शन, जो भी फंक्शन है ये ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और लीनियर मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इस एलिमेंट की लेंथ, सोच लो आराम से। मास, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ अगर हम कर देंगे तो ये हो गया इस एलिमेंट का मास। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज लेंथ, ये हो गया इस एलिमेंट का मास की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माने एडिशन, इज द टोटल मास ऑफ दिस वायर। लिमिट्स कहां से का, पूरी इंटीग्रेशन x की टर्म्स में लिख दी है मैंने। x इक्वल टू 0 पे पहला एलिमेंट है और x इक्वल टू l पे आखिरी एलिमेंट है। तो ये इंटीग्रेशन करने पे हमें मास ऑफ द वायर मिल जाएगा, ये बन रहा है लैम्डा नॉट, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। 1 की इंटीग्रेशन इज x प्लस एक्स स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर में एल स्क्वेयर साइड में बैठा रहेगा, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, तो ये बन रहा है लैम्डा नॉट इंटू अपर लिमिट डाल रहा हूं तो ये बन रहा है l प्लस एल क्यूब बाय 3l स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट पे पूरी टर्म 0 ही है, 0 प्लस 0 क्यूब इज 0, तो ये बन रहा है l प्लस l बाय 3, दैट इज 4 lambda naught L by 3. This is the mass of this wire. 4 lambda naught L by 3 is the mass of wire. And average linear mass density का क्या मतलब हुआ, इस ये पूरी की पूरी वायर अगर एक ही मटेरियल से बनी हुई होती तो उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी होती, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव डेंसिटी बोल दो या एवरेज डेंसिटी बोल दो, कि पूरा का पूरा अगर एक ही मटेरियल होता तो मास इस पूरी वायर का कितना है, या एवरेज लीनियर मास डेंसिटी को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। एवरेज लीनियर मास डेंसिटी कैन बी रिटन एज टोटल मास ऑफ द वायर अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर पूरी वायर एक ही मटेरियल से बनी होती तो उसकी जो डेंसिटी होती या लीनियर मास डेंसिटी होती तो उसे हम एवरेज लीनियर मास डेंसिटी कह रहे हैं यहाँ पे। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अभी अभी हमने सॉल्व किया 4 लैम्डा नॉट L by 3 अपॉन टोटल लेंथ थी इसकी L, तो एवरेज लीनियर मास डेंसिटी हो गई 4 लैम्डा नॉट by 3, दैट इज आवर सेकेंड आंसर। तो इस तरह की टर्म्स आने वाली फिजिक्स में लगातार यूज होनी है। एवरेज शब्द जब भी तुम्हें दिखे तो उसका मतलब इसी तरह से हम लेंगे। जैसे 10th क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना हो, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज डेंसिटी का मतलब क्या है, या इक्विवेलेंट डेंसिटी भी बोल सकते हो तुम इसे। इक्विवेलेंट डेंसिटी का मतलब क्या है कि इस पूरी वायर को अगर एक ही मास से एक ही मटेरियल से बनाना होता तो उसकी डेंसिटी कितनी रखी जाती, 4 लैम्डा नॉट बाय 3 रखी जाती। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। एडिशन किस तरह से की जा रही है इंटीग्रेशन की मदद से, ये हम यहाँ पे सीख रहे हैं। एक आखिरी सवाल और देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4। Prove that surface area of a sphere is 4 pi r square. Area is equal to 4 pi r square where r is its radius. Again जाना पहचाना एक फॉर्मूला है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 pi r square हम प्रूव करने वाले हैं। देखो सभी क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें इस वीडियो में क्या देखने को मिल रहा है कि एलिमेंट अलग अलग तरीकों से लिए जा रहे हैं। बस उस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस डील करते हैं तो हमें ये क्लियर नहीं होता कि एलिमेंट किस तरह से पिक करें।
तो वो चीज़ धीरे धीरे जैसे जैसे तुम सवालों को देखते जाओगे 11th 12th की पढ़ाई के अंदर, तो वो तुम्हें चीज़ें चमकती रहेंगी, दिमाग में आती रहेंगी कि कौन आए तो डिस्क से मिलके बना हुआ मान लो, स्ट्रेट लाइन आए तो एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ का एलिमेंट ले लो, सर्कल आए पूरा का पूरा तो उसके अंदर एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस की एक रिंग कंसीडर कर लो। इस तरह से हम एलिमेंट पिक करते हैं। तो एलिमेंट पिकिंग वो ग्रेजुअली तुम्हें क्वेश्चंस के साथ धीरे धीरे समझने को मिलेगी, बट इंटीग्रेशन कैसे हो रही है और फाइनली आंसर तक कैसे पहुंचा जा रहा है, ये चीज़ इस वीडियो में ज़रूर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो प्रूव दैट सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज ए इक्वल टू 4πr²। तो सबसे पहले वही एक स्फीयर लिया आर रेडियस का। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे पिक करना है, देखो यहाँ से कोई भी एक लाइन बनाई मैंने आर रेडियस वाली, यहाँ से थीटा एंगल पे एक रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले थीटा एंगल पे एक रिंग होगी, स्फीयर है 3D में है, ध्यान से, सर्कल नहीं है। तो थीटा एंगल पे इस तरह की एक रिंग बनेगी पूरे के पूरे स्फीयर को चारों तरफ से घेरती हुई। फिर थीटा में हल्का सा चेंज किया डी थीटा का, तो नेट एंगल बना थीटा प्लस डी थीटा। इस थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे एक और रिंग बनेगी इसी तरह की। इन दोनों रिंग्स के बीच में अपना एलिमेंट कैप्चर हो गया, ये वाला एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है अगेन पतला सा एक डिस्क शेप एलिमेंट है, जैसे कोन के अंदर भी डिस्क शेप एलिमेंट था, बिल्कुल उसी तरह का डिस्क शेप एलिमेंट स्फीयर में भी कंसीडर किया है। बस एलिमेंट को किस तरह से लिया है मैंने वो ध्यान रखो। कोन के अंदर मैंने एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट लिया था, यहां मैंने थीटा एंगल पे डी थीटा एंगुलर थिकनेस का एक एलिमेंट लिया है। अगर मुझे इस एलिमेंट का ये जो शेडेड एरिया है, ये सरफेस एरिया डी ए मिल जाए, तो उस डीए को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे स्फीयर के लिए, स्फीयर का एरिया निकालने के लिए। इसका मुझे सरफेस एरिया चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए, ध्यान रखें, क्योंकि एरिया पे क्वेश्चन है। अगर वॉल्यूम पे क्वेश्चन होता तो 4/3πr³ को प्रूव करने के लिए मैं वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकता था। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालना है, अगेन इसको देखो मन ही मन इसको कैंची से काटोगे तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की लेंथ मिल जाए और इसकी विड्थ मिल जाए, तो लेंथ इंटू विड्थ करके मैं इसका एरिया लिख सकता हूं। तो लेंथ और विड्थ कैसे सोचेंगे, इसकी लेंथ होगी 2πr, r लेकिन ये वाला नहीं होगा, ध्यान से देखो। ये जो शेडेड स्ट्रिप है, दिस शेडेड रीजन, द रेड कलर सर्कल इज नॉट ऑफ आर रेडियस। इसका जो ये वाला रेडियस होगा ये थोड़ी ना आर है, ये कितना है सोचो, ये रेडियस होगा। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये वाली लेंथ आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया आर कॉस थीटा। तो ये आर कॉस थीटा, तो ये भी आर कॉस थीटा। मतलब जो मैंने एलिमेंट कंसीडर कर रखा है उस एलिमेंट का रेडियस मुझे, थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहा होगा, मुझे क्या क्या प्रूव करना था, मुझे एरिया प्रूव करना था। एरिया के लिए मुझे इस एलिमेंट का एरिया चाहिए, डीए एरिया चाहिए। डीए एरिया निकालने के लिए मुझे इस एलिमेंट की लेंथ और विड्थ चाहिए। लेंथ क्या है, 2π इंटू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इसका रेडियस, सबसे पहले वो निकाला। अब मैं इसकी विड्थ के बारे में सोच रहा हूं, इसकी ये विड्थ कितनी है, या यहां से देख सकते हो ये विड्थ कितनी है। तो याद करो ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, और इस विड्थ, ये जो विड्थ है, ये जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, वो डी थीटा है। तो मुझे रेडियस पता है, एंगल सबटेंडेड पता है, इस आर्क की विड्थ चाहिए, तो ये क्या बनेगी, आर डी थीटा सिंपली। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए क्या है, इस एलिमेंट का एरिया। इस एलिमेंट का एरिया क्या है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है 2π इंटू आर कॉस थीटा, मतलब इसका सरकमफ्रेंस, क्योंकि है तो ये रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर रीजन ही ना, इसको अगर कांची से काटेंगे तो क्या बनेगा, एक 2π आर लेंथ की एक लंबी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, जिसकी विड्थ होगी आर डी थीटा। तो 2π आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा, आर डी थीटा इसकी विड्थ। तो ये हो गया डी एरिया। अच्छा, लिमिट्स क्या लगाएं, लिमिट्स, अब पहला ऐसा एरिया कहां कंसीडर, पूरा हमें स्फीयर कवर अप करना है। तो यहां पे देखो, अगर मैं बिल्कुल सेंटर पे इस तरह का एक डिस्क इमेजिन करता, तो उसके लिए थीटा कितना बनता, 0 डिग्री बनता। ये थीटा मैंने क्योंकि यहीं से नापना शुरू किया है। बिल्कुल टॉप पे जो छोटा सा एरिया बनेगा, वो उसके लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा।
और बिल्कुल नीचे जो यहाँ छोटा सा एरिया बनेगा, थीटा मैं बीच में से नाप रहा हूँ, तो नीचे के लिए हम क्या बोलेंगे, मैंने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एलिमेंट लिया है, अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस में नीचे आऊंगा तो थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री। जैसे अर्थ के ऊपर हम लैटिट्यूड्स की बातें करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से तुम बोल सकते हो इक्वेटर पे अगर ये हुआ तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, नॉर्थ पोल पे हुआ तो थीटा इज 90, साउथ पोल पे हुआ तो थीटा इज -90 डिग्री। तो लिमिट्स क्या लगेंगी, पहला ऐसा एलिमेंट -90 डिग्री पे है, या से बोल दो डिग्रीज में लिख देता हूँ चलो, -90 डिग्री, और टॉप का सबसे आखिरी एलिमेंट +90 डिग्री पे है, जीरो वाला भी कवर हो गया इसमें। तो सारे ऐसे एलिमेंट्स के एरियाज हमें कवर अप करके स्फीयर का एरिया निकालना था, तो दैट इज दिस। अब फाइनल स्टेप बचा मैथ्स का इंटीग्रेशन। यहां तक ये दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। तो आई होप इन चारों सवालों से तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि हम एलिमेंट किस तरह से पिक करते हैं। एलिमेंट पिक करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी उस एलिमेंट के लिए सॉल्व करते हैं एंड देन इंटीग्रेट करते हैं रिक्वायर्ड लिमिट्स के साथ, ताकि पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो कवर अप हो जाए। तो इसमें से 2 पाई इंटीग्रेशन से बाहर, आर भी एक कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी बाहर, 2 आर है। बचा क्या इंटीग्रेशन के अंदर, बचा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन सब जानते ही हैं, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा के ही रिस्पेक्ट में है। तो साइन थीटा की अपर लिमिट लगाएंगे तो वो बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन ऑफ -90 डिग्री। तो ये साइन 90 डिग्री इज 1, साइन ऑफ -90 डिग्री इज -1, तो ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस -1। आंसर इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको सब बच्चों ने रटा हुआ था अब तक, वो प्रूव किया। तो हमने काफ़ी फॉर्मूले यहाँ पे इसकी आज की इस वीडियो में प्रूव किए। कुछ फॉर्मूले अभी भी बचे हैं, तुम चाहो तो वो प्रूव कर सकते हो। जैसे स्फीयर को ही ले लो, तो स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसी मेथड से जैसे ये लास्ट क्वेश्चन मैंने किया, इसको प्रूव करने की सोचो। स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होती है, या और भी कोई शेप तुम अपनी मनपसंद डिज़ाइन कर सकते हो, उसकी एरिया या वॉल्यूम निकाल सकते हो तुम अपने हिसाब से। तो आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इसी के साथ ये बेसिक मैथ्स चैप्टर एज वेल एज इंटीग्रेशन समाप्त होता है यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो ऑनवर्ड से। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो फिजिक्स फंडे चैनल को। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।